हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये 11वां लेक्चर है जिसमें हम मुगल वंश को कवर करेंगे। मुगल वंश कब से कब तक माना जाता है? 1526 ईस्वी से लेके 1857 ईस्वी तक। 1857 ईस्वी तक मुगल वंश है, लेकिन मध्यकालीन भारत 1707 ईस्वी तक माना जाता है। मुगल वंश चला था 1857 की क्रांति जब 1857 में हुई थी तब। चूँकि आधुनिक भारत का इतिहास की शुरुआत हम 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मानते हैं। चूँकि हम यह महेश सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं, जो कि प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहां आवश्यक पड़ेगा कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। इससे हमारे प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चूँकि हम इससे पहले दिल्ली सल्तनत को कवर कर चुके हैं, जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक हिस्सा था, और दूसरा मुगल वंश के बारे में जानते हैं। इसके बाद हमारा आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। महेश सर की पुस्तक में एक फ्रेम दिया गया है जो कि मुगल वंश के बारे में है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। इसके बाद प्रश्नों को कवर करेंगे। मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी के बारे में बताया गया है। मुगल शासकों के मकबरे, शासक और उनके मकबरे जो कि किस स्थान पे हैं, इसके बारे में बताया गया है। बाबर का मकबरा आगरा में है और काबुल में भी है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, जिसे हम सिकंदरा भी कहते हैं, जो कि आगरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। लाहौर के शाहदरा नामक स्थान पर है। तो ये इतना याद रखिएगा, जहांगीर का लाहौर में है, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में है। शाहजहां का आगरा में ही है। और औरंगजेब का औरंगाबाद, जो कि दौलताबाद नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में यह महाराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। तो ये क्रम इसलिए है क्योंकि सबसे पहले बाबर आए, फिर हुमायूं, अकबर, उनके बाद जहांगीर, उनके बाद शाहजहां और अंत में औरंगजेब, जो कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद माना जाता है कि अब मध्यकालीन भारत के इतिहास की समाप्ति और आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। तो आए तो बहुत शासक हैं इनके बाद, लेकिन हम औरंगजेब की मृत्यु को ही एक मानते हैं कि वो एक बॉर्डर है, जिसके आगे हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के विषय में पढ़ते हैं, उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने देखा, सबसे पहले बाबर आए, फिर हुमायूं, फिर अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब शासक बने, जो कि मुगल वंश में थे। और ये क्रम 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक चल रहा है। चूँकि यहाँ मुगल वंश के बारे में बताया गया है, तो मुगल वंश जो कि शाह आलम द्वितीय, जब 1857 की क्रांति होती है तो शाह आलम द्वितीय रहते हैं, इसीलिए 1857 की क्रांति तक मुगल वंश चला है। लेकिन मध्यकालीन भारत के इतिहास हम औरंगजेब तक ही पढ़ते हैं, जो कि मुगल वंश के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जाने थे। तो इसका एक फ्रेम ये है कि तैमूर के बारे में बताया गया है। जो मुगल वंश, मुगल कहाँ के थे? तो ये तैमूर के वंशज थे। तैमूर कौन थे? जो बाबर आए थे वो तैमूर के 5वें वंशज माने जाते हैं। बाबर का एक अन्य नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भी था। तो कभी भी आए कि बाबर का पूरा नाम, तो पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के बाद हुमायूं आते हैं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के अन्य नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी था। अकबर के बाद शाहजहां, जिन्हें हम सलीम नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में हम शासकों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम एक फ्रेम देख रहे हैं। जहांगीर, जहांगीर के बाद 2 शासक बनते हैं जो बाद में शाहजहां ही होते हैं। जहांगीर के 2 पुत्र थे, खुसरो मिर्ज़ा और शाहजहां, जिन्हें हम खुर्रम भी कहते हैं। खुसरो मिर्ज़ा के अन्य नाम ये भी था कि इन्हें दावर बख्श भी कहा जाता था। खुसरो मिर्ज़ा को दावर बख्श भी कहा जाता था। दावर बख्श का अर्थ होता है बलि का बकरा। और शाहजहां के कई पुत्र थे, जिनमें से 4 के बारे में चर्चा है। औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श और दारा शिकोह। औरंगजेब और दारा शिकोह बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर औरंगजेब शासक बनते हैं।
जो कि लंबे समय तक रहते हैं। फिर औरंगजेब के पुत्रों में आजम शाह, बहादुर शाह, जिन्हें हम मुअज्जम भी कहते हैं, मोहम्मद अकबर और कामबख्श। ऐसे हम जान सकते हैं इनको कि अकबर के कितने पुत्र थे। यहाँ पे 4 का वर्णन किया गया है, जिन्हें हम मुअज्जम, आजम, कामबख्श, अकबर, इनके बारे में हम जानेंगे। इनके अन्य नाम थे, जैसे मोहम्मद अकबर के नेकुसियर नाम से भी जाना जाता था, और कामबख्श को मुही-उल मिल्लत, जिन्हें शाहजहाँ तृतीय भी कहा जाता था। तो मुही-उल मिल्लत किसका नाम था? कामबख्श का। वहीं बहादुर शाह प्रथम, जिन्हें हम मुअज्जम भी कहते हैं, जो कि औरंगजेब के पुत्र थे, उनके भी कई पुत्र थे, जिनके बारे में चर्चा है। अजीमुस्शान, रफ़ीउस्शान, जहांदार शाह और खुजिस्ता अख्तर। इसके बाद अजीमुस्शान के ही पुत्र फर्रुखसियर थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के लिए एक शाही फरमान जारी किया था, जो कि एक कहा जाता है मूर्खतापूर्ण कार्य था। इसके बाद आलमगीर द्वितीय शासक बनते हैं। आलमगीर द्वितीय के बाद शाहजहाँ द्वितीय, रफ़ीउद्दर्जात, मोहम्मद इब्राहिम, ये सब बहुत कम समय के लिए शासक बनते हैं। इनका कोई टाइम पीरियड बहुत अच्छा नहीं होता है, बस कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए लोग शासक बनते हैं। उन्हीं में मोहम्मद शाह, जिन्हें हम रोशन अख्तर भी कहते हैं, वो शासक बनते हैं। अहमद शाह बहादुर, ये भी शासक बनते हैं। वेदार बख्श, ये भी शासक बनते हैं। शाह आलम द्वितीय, जिन्हें अली गौहर भी कहा जाता है, ये भी शासक बनते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। शाह आलम द्वितीय, जिन्हें अली गौहर नाम से भी जाना जाता है। और अकबर शाह द्वितीय, जिन्हें मिर्ज़ा अकबर भी कहा जाता है, ये भी शासक बने थे। और अंत में बहादुर शाह ज़फ़र, जिनकी मृत्यु रंगून में हुई थी। बहादुर शाह ज़फ़र। तो आप ये याद रखिएगा, ये मुग़ल वंश के बारे में छोटी सी चर्चा है, जो कि फ्रेम बन करके दिया गया है। चूँकि महेश वड़ाल सर की हम एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं, तो जैसे दिया है उसको हम उस तरीके से कवर कर रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में इसमें कवर किया गया है। मध्यकालीन, यहाँ पे एक प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के मुग़ल शासक मूलतः कौन थे? मध्यकालीन में मुग़ल शासक मूलतः कौन थे? चगताई तुर्क थे। तो कभी भी प्रश्न आए कि मुग़ल शासक मूलतः कौन थे, वैसे तो हमने देखा कि तैमूर थे, लेकिन ये मूलतः चगताई तुर्क थे। ये आप फैक्ट याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत में मुग़ल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? किसने अपना नाम? जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम बाबर रखा। तो आप ये याद रखिएगा कि बाबर ने, क्या बाबर का पुराना नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था? नहीं। जब बाबर ने भारत में मुग़ल सत्ता स्थापित कर दी, तो उन्होंने अपना स्वयं का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद रखा, जिन्हें हम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भी कहते हैं। तो बाबर का ऐसे नहीं कि पहले नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, नहीं। जब भारत में उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर दी, मुग़ल वंश की स्थापना बाबर ने कर दी, तो अपना नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर रखा। क्योंकि भारत में ये चलता रहता है कि जिस तरीके से वो शासन करते हैं, वो अपना नाम या अपनी पदवी, कुछ लोग नया नया पदवी भी लेते हैं। उन्हीं में से एक बाबर का है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि मुग़ल सत्ता भारत में स्थापित करने के बाद ग्रहण किए थे। आगे है, बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? बाबर मूलतः फरगना का निवासी था, जो कि वर्तमान के उज़्बेकिस्तान में है। बाबर का जब आक्रमण हुआ था 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध भी होता है। बाबर उसी समय उज़्बेकिस्तान से भारत आया था, जो कि फरगना नामक स्थान है उज़्बेकिस्तान में, वहाँ का मूल निवासी था। तो कभी भी प्रश्न है कि बाबर मूलतः कहाँ के थे? उज़्बेकिस्तान के। उज़्बेकिस्तान में भी फरगना के शासक थे। यहाँ बाबर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिखा है कि बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से चंगेज खां, जो कि मंगोल शासक थे, उनके वंश का था। तो यहाँ पे बाबर के बारे में 2 फैक्ट है।
जैसे बाबर हो गया, बाबर के बारे में 2 फैक्ट है। पहला क्या है, माता की ओर से ये तैमूर वंश के हैं, लेकिन पिता की ओर से ये माता की ओर से ये चंगेज हैं और पिता की ओर से तैमूर हैं। तो फादर, इसीलिए इन्हें कभी कभी चंगेज वंश भी कहते हैं और तैमूर वंश भी माना जाता है। वो इसीलिए, चूँकि माता का वैसे तो नहीं माना जाता, लेकिन इतने बड़े शासक थे इसलिए माता का भी माना गया है। और यहाँ पे एक फैक्ट है कि खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया था। और चूँकि हम यहाँ महेश सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं, यहाँ पे एक फैक्ट और लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तैमूर वंश से संबद्ध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। तैमूर वंश कौन थे, पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खां। तो आप ये याद रखिएगा, चूँकि हम यहाँ महेश सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं, तो हमने आज मुगल वंश के बारे में एक फ्रेम देखा है। अब हम कल से बाबर के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हुमायूं आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर अकबर के बारे में, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। इससे हम क्रमवार अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे एक क्रमवार, जब हम किसी चीज़ को तह तह करके रखते हैं तो वो हमारे समझ में बहुत ज़्यादा आता है और वो चीज़ें भूलती नहीं है। कभी भी फैक्ट आ जाएगा तो हम याद रखेंगे, कभी भी क्रम लगाने को आ जाए तो हम आसानी से लगा देंगे कि जहांगीर शाहजहां में से पहले कौन आया। तो उसी तरीके से हम एक एक करके शासकों को पढ़ेंगे, उनके बारे में जो फैक्ट दिया होगा प्रश्नों के माध्यम से उसको कवर करेंगे। इससे हमारे प्रश्न भी तैयार होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।